वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी होती है? प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स अनुशंसित जो कि रिकमेंड की जाती है फोलिक एसिड, ठीक है, उसकी दैनिक खुराक डेली की खुराक कितनी होती है? व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कई बार फ्रेंड्स आपने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी रिपीटेड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। फोलिक एसिड की अनुशंसित जो खुराक होती है वो 400 माइक्रोग्राम होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, इसे रिकमेंड किया जाता है 400 माइक्रोग्राम। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। कोलेस्ट्रम में किस प्रकार का एंटीबॉडी अधिक मात्रा में पाया जाता है? विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन कोलेस्ट्रम? बताएं फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रम है इसमें किस प्रकार का एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में किस प्रकार का एंटीबॉडी अधिक मात्रा में पाया जाता है? गेस करें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, IgA। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी अधिक मात्रा में होती है जो कि नवजात शिशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रम क्या होता है फ्रेंड्स? ये कोलेस्ट्रम जो होता है ये माँ का पहला दूध होता है, जो कि फ्रेंड्स 2 से 3 दिन, कभी कभी 3 से 5 दिन तक ये सिक्रेशन इसका होता रहता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है जो कि शिशु की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा टीका दिया जाता है? कई बार आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेट टॉक्साइड का जो टीका दिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था के दौरान टिटनेट टॉक्साइड टीटी का टीका दिया जाता है ताकि नवजात शिशु और माँ को टिटनेस संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। शिशु की पहली श्वसन क्रिया को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ अ न्यू बॉर्न? शिशु की पहली श्वसन प्रक्रिया को या क्रिया को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जन्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है जिससे शिशु की पहली सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंगारू मदर केयर? बताएं फ्रेंड्स, कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिशु को गर्मी प्रदान करना, प्रोवाइड वार्म टू दी बेबी। ठीक है, शिशु की वृद्धि को बढ़ाना, एनहेंस बेबी ग्रोथ, शिशु को दूध पिलाने में सहायता करना, तो असिस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए यहाँ पे प्रिंट एक्सप्लेन को आप देखते हैं कि कंगारू मदर केयर का उद्देश्य शिशु को गर्मी प्रदान करना, वृद्धि को बढ़ाना, स्तनपान को सुगम बनाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि नवजात शिशु में अपगार स्कोर का आकलन कब किया जाता है? जो अपगार स्कोर है इसका आकलन कब किया जाता है फ्रेंड्स? व्हेन इज द अपगार स्कोर ऑफ अ न्यू बॉर्न असेस्ड?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, सभी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, जन्म के 1 और 5 मिनट पर। ठीक है, अपगार स्कोरिंग की जाती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि अपगार स्कोर का उपयोग नवजात शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है और इसे जन्म के 1 और 5 मिनट पर मापा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। यदि फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास लेने के लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। एनीमिया का निदान करने के लिए गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए? What is the minimum hemoglobin level for diagnosing anemia in pregnant women? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भवती महिलाओं में यदि हीमोग्लोबिन स्तर 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो इसे एनीमिया माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। गर्भावस्था में प्रीक्लेम्सिया की पहचान के लिए मुख्य लक्षण कौन सा होता है? प्रेगनेंसी में अगर प्रीक्लेम्सिया की पहचान करना है तो इसमें मेन लक्षण क्या होंगे? व्हाट इज द की सिम्टम्स ऑफ डायग्नोजिंग प्रीक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी? कैसे आप पहचान करेंगे कि आपको प्रीक्लेम्सिया हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटीन यूरिया, ठीक है, यूरिन के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति और हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रेक्लेम्सिया में मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति देखी जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड हैं और सभी कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो फ्रेंड्स 100% मैं लिख कर देता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आप पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, बाद में आप यही बोलेंगे कि फ्रेंड्स समय नहीं मिला, ठीक है, हम रिवीजन नहीं कर पाए, हम पढ़ नहीं कर पाए, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए, तो ये सारे बहाने होते हैं। ठीक है, आप बहाने मत बनाइए, आप अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। रील सरकाने से फ्रेंड्स कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपके पास ये गोल्डन चांस है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 5272 जो पोस्टें निकली हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपके लिए, जितने भी यूपी के छात्र हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि गोल्डन चांस है आपके लिए। फ्रेंड्स अभी आपकी बिहार की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, बिहार की, एमपी की। तो इसी वजह से हम कहते हैं आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन है सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाहर के अगर किसी भी राज्य से हो, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एएनएम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर आपको रील सरकाना है तो ज़िंदगी भर आप रील सरकाते ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि फ्रेंड्स आप पढ़ें। ठीक है, अभी आप अगर मेहनत कर लेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी भर मौज करना है, इस वजह से आप पढ़ाई करें। तो यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमोरेज को कितने रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया जाता है? कितना ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसे पोस्टपार्टम कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स हाउ इज पोस्टपार्टम हेमोरेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ ब्लड लॉस? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितना होगा? 500 ml से अधिक। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यदि प्रसव के बाद 500 ml से अधिक रक्तस्राव होता है तो इसे पोस्टपार्टम हेमोरेज कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का सबसे बड़ा आकार कब होता है? गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स गर्भाशय का जो सबसे बड़ा आकार है ये कब होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एट व्हाट स्टेज डज द यूट्रस रीच इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स डी नंबर आपका राइट होगा, 36 सप्ताह पे, 36 वीक पर। ठीक है, 36 वीक पर।
गर्भाशय का जो आकार है वो सबसे बड़ा हो जाता है। गर्भाशय का अधिकतम आकार गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में होता है। इसके बाद यह शिशु के जन्म के नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें कि नवजात शिशु में सर्वाधिक सामान्य जन्मजात हृदय दोष कौन सा होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स सामान्य होता है जो हृदय दोष है। यहाँ पे फ्रेंड्स VSD, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो बी नंबर है आपका ये राइट होगा। ठीक है, सामान्य जन्मजात हृदय दोष होता है जो ज़्यादातर केसेस में हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नवजात शिशुओं में सबसे सामान्य हृदय दोष वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, सेप्टल डिफेक्ट होता है जो कि फ्रेंड्स जिसमें हृदय के निचले कक्षों के बीच में छेद हो जाता है। और ये फ्रेंड्स 99% क्या होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। 90% या 99% केसेस में क्या होता है, ये जो फ्रेंड्स छेद होता है ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स 5% से मतलब 1% से लगाकर 5%। ठीक है, मतलब कि कहा जाता है कि 90 से 95% मामलों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स 5% मामलों में ऐसा होता है कि सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। पढ़ें 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये क्या फ्रेंड्स करता है, कौन सा रोल प्ले करता है। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो गर्भाशय का संकुचन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद दिया जाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है और स्तनपान में मदद करता है। ठीक है, ये मिल्क एजेक्शन का भी काम करता है, दूध का सिक्रेशन करता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसी को लव हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें और आंसर दें। कौन सा पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे आवश्यक होता है। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे आवश्यक होता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें अच्छे से। ठीक है, उदाहरण को अच्छे से पढ़ लें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेष रूप से DHA नवजात शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव के पहले चरण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की औसत अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताएं कि प्रसव के पहले चरण की औसत जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले चरण की जो औसत अवधि होती है 6 से 12 घंटा दिया जा रहा है, बट यहाँ पे 16 से 18 घंटा, कभी कभी 12 से 18 घंटा। ठीक है, 12 से 18 घंटा होता है। लेकिन जो फ्रेंड्स प्रीमी ग्रेविडा होती हैं, ठीक है, जो पहली बार माँ बनती हैं, उनके लिए जो फ्रेंड्स ये पहला चरण होता है, प्रसव का जो पहला चरण होता है, जो पहली बार माँ बनती है उनके लिए फ्रेंड्स ये 18 से 20 घंटे होता है। 18 से 20 घंटे होता है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स दूसरी बार माँ बनती हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये 12 से 16 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे C नंबर आपका राइट होगा कि प्रसव का पहला चरण औसतन 6 से 12 घंटे तक चलता है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स का विस्तार होता है, फैलाव होता है। चलिए फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि किस गर्भावस्था संबंधी स्थिति में उच्च रक्तचाप, प्रोटीन, यूरिया और एडेमा एक साथ पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। विच प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन इन कैरेक्टराइज्ड बाई हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, यूरिया एंड एडेमा। तो फ्रेंड्स ये प्रीक्लेम्सिया में तीनों एक साथ देखे जाते हैं। ठीक है, जब प्रीक्लेम्सिया होता है
तो ये तीनों एक साथ देखे जाते हैं। जो फ्रेंड्स एक्लेम्सिया है ये प्रीक्लेम्सिया का ही एक रूप है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स एक्लेम्सिया में क्या होता है कि इसमें फ्रेंड्स दौरे सीजर आते हैं, और फ्रेंड्स एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर और एडेमा देखा जाता है। बी नंबर आपका राइट होगा। प्रीक्लेम्सिया में उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, ठीक है, और एडेमा सूजन देखी जाती है, जो कि माँ और भ्रूण दोनों के लिए गंभीर हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यदि नवजात शिशु का जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ न्यूबॉर्न वेटिंग लेस देन 2.5 kg एट बर्थ कॉल्ड? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि नवजात शिशु का जन्म के समय जो वजन है 2.5 किलो से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स उसे लो बर्थ वेट इन्फेंट कहा जाएगा, LBW कहा जाएगा, अल्प वजन शिशु। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि जन्म के समय यदि शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है, जिसमें फ्रेंड्स संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कई बार पूछे गए हैं, और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। गर्भावस्था में डायबिटीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान यदि फ्रेंड्स गायनकोलॉजिस्ट जो होती है अगर उसे शंका होती है कि आपको डायबिटीज हुआ है तो कौन सा टेस्ट कराएगी? गर्भावस्था में डायबिटीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है, ठीक है, GCT। कौन सा टेस्ट किया जाता है? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था में डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज की जांच के लिए ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है, GCT, जिसमें एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज का सेवन कर रक्त में शर्करा स्तर की जांच की जाती है। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन को कि नाल अर्थात प्लेसेंटा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब फ्रेंड्स जो नाल है, अम्बिलिकल कार्ड जो है फ्रेंड्स, वो प्लेसेंटा से अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसे प्लेसेंटा एब्रेप्शन कहा जाएगा या फिर फ्रेंड्स प्लेसेंटा एब्जॉर्शन कहा जाएगा, बताएं फ्रेंड्स, या फिर डिसलोकेशन कहा जाएगा, क्या कहेंगे आप? तो इसे फ्रेंड्स प्लेसेंटल एब्रेप्शन कहा जाएगा। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्लेसेंटल एब्रेप्शन एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें नाल प्रसव से पहले शरीर की दीवार से अलग हो जाती है, जिसमें माँ और भ्रूण दोनों को खतरा हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। बर्थ अफेक्जिया किस कारण से होता है? कई बार आपने पढ़ा होगा बर्थ अफेक्जिया के बारे में। क्या है ये बर्थ अफेक्जिया? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बर्थ अफेक्जिया? बताएं और आंसर दें फ्रेंड्स। बर्थ अफेक्जिया ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन की कमी होती है। बर्थ अफेक्जिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, इसकी कमी होती है। बर्थ अफेक्जिया तब होता है जब फ्रेंड्स नवजात शिशु को जन्म के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन की फ्रेंड्स ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। बर्थ अफेक्जिया तब होता है जब नवजात शिशु को जन्म के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है? मस्तिष्क को नुकसान होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को। नवजात शिशु में मिकोनियम क्या होता है? व्हाट इज मिकोनियम इन अ न्यूबॉर्न बेबी? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। नवजात शिशु में मिकोनियम क्या होता है? व्हाट इज मिकोनियम इन अ न्यूबॉर्न बेबी? तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट स्टूल होता है, पहला मल होता है, ठीक है। नवजात शिशु में मिकोनियम क्या होता है? तो ये पहला मल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात शिशु का पहला मल जिसे मिकोनियम कहा जाता है गाढ़ा, चिपचिपा और काले हरे रंग का होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 21 को। फ्रेंड्स ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं। विटामिन के इंजेक्शन नवजात शिशु को क्यों दिया जाता है? व्हाई इज विटामिन के इंजेक्शन गिवन टू न्यूबॉर्न? आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाई इज विटामिन के इंजेक्शन गिवन टू न्यूबॉर्न? ये क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, टू प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड के क्लॉट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि नवजात शिशु को या नवजात शिशु में विटामिन के की कमी होती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग में समस्या हो सकती है, इसलिए जन्म के बाद उन्हें विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसके कारण होती है? व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? किसके कारण बहुत ज़्यादा माँओं की मृत्यु हो जाती है? सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किस कारण से होती है? व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेमोरेज। ठीक है, पीपीएच की वजह से। ठीक है, रक्त स्राव जो होता है, ठीक है, रक्त स्राव हो जाता है, पोस्ट पार्टम हेमोरेज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो रक्त स्राव होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्रेंड्स महिलाएं होती हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव के दौरान और बाद में अत्यधिक रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमोरेज मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। चलिए फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें और आंसर दें कि नवजात शिशु के सिर का औसत जो परिधि होती है वो कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा था, व्हाट इज द एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? नवजात शिशु के सिर का औसत जो परिधि होती है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है, वो कितना होता है? तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 32 से 35 क्या कहते हैं कि सीएम। ठीक है, सेंटीमीटर। सीएम मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, 32 से 35 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की औसत परिधि लगभग 32 से 35 सेंटीमीटर होती है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, आप पढ़ें इसे और आंसर दें, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्तनपान की उचित स्थिति कौन सी होती है? व्हाट इज द करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन? कौन सी होती है फ्रेंड्स? व्हाट इज द करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो शिशु का चेहरा माँ की ओर होना चाहिए, बेबी फेस शुड बी टुवर्ड्स द मदर। शिशु का शरीर ढीला होना चाहिए, बेबी यानी कि बेबी बॉडी शुड बी लूज। माँ और शिशु के बीच में सीधा संपर्क होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल और करेक्ट। एक्सप्लेन को आप देख लें कि सही स्तनपान स्थिति में शिशु का चेहरा माँ की ओर होना चाहिए, उसका शरीर सहारा लेकर स्थिर रहना चाहिए और माँ और शिशु के बीच में सीधा संपर्क होना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, प्रसवोत्तर अवसाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन किस हार्मोनल कमी की वजह से होता है? किस हार्मोन्स के कारण होता है? विच हार्मोन्स ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन? कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है? ठीक है, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गेस करें, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। विच हार्मोनल ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन? गेस करें भाई, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स है इसकी कमी के कारण क्या होता है कि फ्रेंड्स डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रसव के बाद प्रोजेस्ट्रॉन स्तर में गिरावट के कारण कई महिलाओं में अवसाद के लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? डिप्रेशन होने लगते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो आप फ्रेंड्स हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है किसी भी क्लास का हो, ठीक है,
आप अदर किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हों और अगर वहाँ भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं या फिर हमें क्वेश्चन लिखकर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको एडवांस रिप्लाई दिया जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7985473042, ठीक है। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।